अम्मी को फौत हुए अभी एक माह ही गुजरा था कि अब्बू ने दूसरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दी, मगर कोई भी मेरे अब्बू को अपनी बेटी देने को तैयार ना था, क्योंकि मेरे अब्बू की उम्र 60 साल थी। वो बिल्कुल बूढ़े नजर आते थे और खानदान में भी अब्बू की दूसरी शादी पर कोई राजी ना था। मेरी उम्र तब 14 साल थी। अचानक अब्बू ने ये कहकर मेरी शादी एक 17 साल की लड़की से कर दी कि घर में किसी औरत का होना जरूरी है, घर के काम काज औरत ही ठीक तरह से कर सकती है। मगर हैरत मुझे तब हुई जब शादी की पहली रात ही मुझे मेरे अब्बू ने मेरी दुल्हन के पास ना जाने दिया और कहा कि तुम अभी छोटे हो। मैं अकेला ही छत पर जाकर सो गया और अब्बू मेरी दुल्हन के पास रहे। मैं समझा कि वो भी अपने कमरे में सो गए होंगे, मगर अब्बू तो रात होते ही मेरी दुल्हन के पास चले जाते थे। ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका था। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मेरी बीवी भी हामला हो गई और अब्बू खुश होकर मुझे कहते, देखो तुम छोटी सी उम्र में बाप बन गए हो। अब्बू की बात सुनकर मेरे अंदर खून खौलने लगता था। मैं तो अभी तक अपनी बीवी के करीब तक नहीं गया था, फिर वो हामला कैसे हो सकती थी। एक रात जैसे ही अब्बू मेरी दुल्हन के कमरे में गए, मैं जल्दी से अपने फुफ्फो और मामू जान को बुला लाया। फिर उन लोगों ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, आगे का मंजर देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब्बू तो मेरी दुल्हन के साथ। मेरा नाम मुनीर है। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और मेरे बाबा हमेशा उनसे लड़ते रहते थे। मैं सोचता था कि मेरी अम्मी की बीमारी चल रही है, फिर भी बाबा उनसे क्यों लड़ते हैं। एक दफा यही बात अपनी फुफ्फो से पूछी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप बेशरम है, इसको ख्याल नहीं है अपनी बीमार बीवी का, इसलिए तो उससे लड़ता रहता है। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई और बाबा को अम्मी से बात करते हुए सुना। वो फिर से झगड़ रहे थे। एक रात अम्मी रात को सोने तो गईं, पर सुबह उनकी आंख नहीं खुली और वो इस दुनिया से चली गईं। अब्बू अम्मी से बड़े थे। अम्मी की उम्र 40 साल थी और बाबा 60 साल के हो गए थे। अम्मी को फौत हुए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज जब मैं घर आया तो बहुत सारे रिश्तेदार जमा थे। जब मैं कमरे में बैठा तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे बाबा की शक्ल ऐसे बनी थी जैसे अम्मी से लड़ते हुए हुआ करती थी। वो गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मेरी फुप्पो और चाचू की आवाज थी, शर्म करो शर्म कमाल, अभी तुम्हारी बीवी को गए हुए एक माह भी नहीं हुआ है। तुम अब 60 साल के हो गए हो और तुम्हें अपनी शादी की परवाह है। इस उम्र में शादी करके क्या करोगे? कौन सा तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने का बहाना बन जाएगा? बेटा तुम्हारा अपना खुद ख्याल रख सकता है। 2-4 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर वाला हो जाएगा। तुम चुप करके एक साइड पर बैठ जाओ। तुम्हें तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम मौका महल तो देख लिया होता। तुम्हारी बीवी भी हमारे खानदान की थी। हम सबके साथ दो दो रिश्ते थे। उसको बाहर से नहीं लाए थे। उसकी रूह तड़प रही होगी। जब तक वो जिंदा थी तब तक भी तुमने उसकी क्या खिदमत की थी। मेरे बाबा ने कहा कि खिदमत उसे मेरी करनी चाहिए थी। जवानी में ही बीमार होकर बैठ गई, चारपाई की होकर रह गई। घर के काम भी मैं खुद करता रहा। 7-8 बच्चों की ख्वाहिश थी। मुझे एक बेटा देकर ही उसको तो बीमारी ने पकड़ लिया। मेरी सारी जिंदगी तो बीमार औरत के साथ गुजर गई। मर्द की जिंदगी जो बीमार औरत के साथ गुजरती है तो वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है। सबने कहा कि गुजर गई है ना, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही कह रहे हो कि जिंदगी गुजर गई है, अब अपनी आखिरत की तैयारी करो। 60 साल उम्र दी है अल्लाह ने, 5 साल तक तुम इस दुनिया से चले जाओगे। आजकल तो वैसे ही औसतन उम्र कम हो गई है। मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आया। आखिर जाने कैसे मेरे बाबा बड़े आराम से बोले कि ठीक है, तुम लोग ठीक कहते हो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं ये ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। पैसे जमा करूंगा, हज करने जाऊंगा, अल्लाह की तरफ लग जाऊंगा। सब ने कहा कि शुक्र है कि इतनी जल्दी तुम समझ गए। सब लोग हंसी खुशी खुशगवार माहौल में बातें करते हुए चले गए और अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो मेरे घर में लगे नलके के पास एक लड़की खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लड़की थी, बल्कि नलका चलाकर पानी पी रही थी। मुझे देखकर थोड़ी सी घबरा भी गई थी। मैं बोला कि तुम घर में क्या कर रही हो, तो वो शर्माकर भाग गई। मैं हैरान हुआ, कमरे में आया कि बाबा को बताऊं ये लड़की कौन थी हमारे घर में। तो कमरे के अंदर 2 लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, माशा अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, यही आपका बेटा है?
मेरे बाबा ने कहा कि जी जी यही मेरा बेटा है, और मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए आए हैं। मेरे दूर पार के रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी को भी साथ लाए हैं। आजकल तो जमाना बदल गया है, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं हैरान रह गया। लोगों के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, और मेरी शादी की उम्र भी नहीं थी। रात होते ही बाबा से कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की। बाबा ने कहा तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब हम दोनों ही मर्द रह गए हैं इस घर में। हम अच्छे लगते हैं, आटा गूंथ कर रोटी पकाते हुए, अपने कपड़े खुद धोते हुए। लड़की आ जाएगी तो काम करेगी, हम दोनों को साफ सुथरे कपड़े मिला करेंगे, अच्छा खाना मिलेगा। इस घर को एक औरत की जरूरत है। मैं तो शादी की उम्र गुजार चुका हूँ, अब तो तेरी ही शादी करूंगा। मैं वैसे ही मासूम था। ये बात तो मुझे भी ठीक लगी कि घर में कोई औरत होनी चाहिए जो कि खाना वगैरह तो बना सके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, इसलिए घर के काम तो नहीं कर सकता था। बाबा फारिग थे, उनकी जमीनों से थोड़े बहुत पैसे आते थे, उन्हीं पर गुजारा कर लेते थे। बाबा ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी थी, पर ज्यादा पैसे नहीं कमाए। अम्मी का भी अच्छी जगह से इलाज भी नहीं करवाया था। उन्होंने सारी जिंदगी बीमारी में गुजार दी, जबकि उनकी बीमारी कोई ऐसी खतरनाक नहीं थी। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। बाबा ने मुझे मना ही लिया। उन्होंने ये भी कहा कि तेरी शादी मैंने करवानी है और किसी ने नहीं करवानी। लड़की तो देख चुका हूँ, लड़की तो बहुत प्यारी थी, उसका नाम था सलमा। वाकई तो वो बहुत खूबसूरत थी, वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। बाबा की बात मैंने मान ली। कहते हैं कि जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक दिल में मोहब्बत डाल ही देता है। मुझे तो ऐसे देखते ही वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। मैं अभी 14 साल का था, लेकिन वो लड़की कम से कम 17 साल की होगी। बाबा मुझे कहने लगे जल्दी शादी हो जाएगी तो तेरे बच्चे तेरे साथ बड़े होंगे और तू बूढ़ा भी नहीं लगेगा। मुझे देख, मेरी शादी बहुत देर से हुई थी और अब मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि तू अभी इतना छोटा सा है। बाबा ने मेरी शादी सलमा से करवा दी। रिश्तेदारों ने भी इस बारे में बात की तो बाबा ने बहाना बना दिया कि घर में कोई औरत नहीं है तो क्या करें, हमें तो घर का कोई काम नहीं करना आता, या तो तुम लोग हमारी मदद करो, हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। लेकिन इस बात पर कोई राजी ना था, इसलिए रिश्तेदार भी साइड पर हो गए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरी शादी हो गई। मुझे सलमा अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो वाले जज्बात नहीं थे जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त मुझे इन सारी बातों का पता ही नहीं था। और बाबा ने मुझे सब कुछ समझाया भी नहीं कि ये तुम्हारी बीवी है और तुमने इसको किस तरीके से रखना है। मुझे शादी की पहली रात कहा कि तुम अपने कमरे में सुकून से सो जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के कमरे में सोएगी और मैं सहन में चारपाई डालकर सो जाऊंगा। तब मैंने कहा कि दूल्हा दुल्हन तो एक कमरे में सोते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा कि तू बड़ा चालाक है, मैं तो तुझे बच्चा समझता था। बात तो ठीक है, दोनों ही कमरे में सोते हैं, लेकिन अभी तेरी उम्र बहुत कम है और वो भी बहुत घबराई हुई है। तू छत पर जाकर सो जा, कुछ दिन के बाद तू दुल्हन के कमरे में चले जाना। मैं भी समझ गया और छत पर जाकर सो गया। मैं स्कूल में पढ़ता था और शाम के टाइम एक मैकेनिक के पास भी अब्बू ने बिठाया था कि मैं वहां पर काम करूंगा तो कुछ पैसे बन जाएंगे। स्कूल मेरा गवर्नमेंट का था, वहां पैसे नहीं लगते थे। अब्बा ने तो वैसे भी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, उनको मेरी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो मेरी अम्मी कहती थी कि बच्चे को कुछ पढ़ा लो ताकि कल को उसकी नौकरी अच्छी लग जाए, वरना ये भी तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। सुबह आंख खोली तो मेरी बीवी आटा गूंद रही थी। मैंने उसे कहा कि कैसी हो। उसने कहा मैं ठीक हूँ, और वो अपने काम में लगी रही। उसके बाद उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया और मैंने कहा कि मुझे अंडा बना दो, लेकिन अंडे के ऊपर से जर्दी थोड़ी कच्ची रखना। तो कहने लगी कि तुम तो बच्चों की तरह नखरे करते हो। वो मेरी बीवी थी। मैंने उसे कुछ ना कहा, बस मैं नाश्ता करके स्कूल को चला गया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने कहा कि रात को आते हुए देर हो जाएगी। उसने कहा कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी देर से आओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन बाबा के हाथ में अम्मी के जेवरात, जो कि 2-4 ही थे, कहने लगे कि इनको बेचने जा रहा हूँ, घर में छोटी सी दुकान बनाऊंगा। मैंने कहा कि क्या जरूरत है, घर का निजाम तो चल रहा है, गंदुम हमारी जमीनों से आती है, मुर्गियां हमने घर में रखी हुई हैं, दूध हमें सस्ता मिलता है। बाबा ने कहा कि नहीं, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, घर में एक और फर्द आ गया है, इसलिए मुझे ये बेचने पड़ेंगे।
बाबा ने जेवर बेच दिया और घर की बैठक में ही टाफियों की दुकान बनाकर बैठ गया। वो सारा दिन घर में ही रहता था और मेरी बीवी भी अजीब थी। जब मैं स्कूल से आता, मेरी बीवी अब्बा के कमरे में ही होती थी। जब पूछता तो कहती कि मैं कमरा साफ कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरी सोच बदली थी या नहीं, लेकिन वो मेरी बीवी थी, इसलिए उसे देखकर मुझे खुशी होती थी। और रात को बाबा हमें एक साथ सोने नहीं देते थे और दिन में भी वो काम में लगी रहती थी। जब मैं उससे कोई बात करने की कोशिश करता तो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह धुतकार देती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं घर आया तो मेरे बाबा और मेरी बीवी दोनों ही घर पर नहीं थे। मैं नहीं जानता था कि कहाँ गए हैं, इसलिए उनका इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बहुत खुश थे और हंसते खेलते वापस आए थे। मैंने कहा, कहाँ गए थे आप लोग? बाबा ने कहा कि तुम तो इसको कहीं लेकर जाते नहीं हो, घर में बैठी बोर हो रही थी, इसलिए इसको बाजार ले गया था। इसने घर का सामान भी लेना था। मैंने देखा कि मेरी बीवी के हाथ में सौदे तो नहीं थे, मगर एक शॉपर जरूर था। जब वो कमरे में गई तो मैं भी कमरे में चला गया। बाबा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि क्या मैं अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता? इतना बोलकर मैं बीवी के कमरे में चला गया। तो जाते हुए मैंने देखा कि बाबा की शक्ल ऐसी निकली हुई थी कि जैसे पता नहीं मैं ऐलाने जंग करके गया हूँ। मैंने अपनी बीवी के हाथ से वो शापर ले लिया जो वो मुझे दिखा नहीं रही थी। मैंने देखा तो उसमें उसकी अपनी चीजें थी, जैसे कि मेकअप वगैरह। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी चीजें ला सकता हूँ। तो वो बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं? इसलिए मैंने अंकल को कह दिया। तो कौन सा गलत किया, वो भी तो इस घर में रहते हैं। मैंने कहा कि हाँ, वो तुम्हारे बाप जैसे हैं, उनको अंकल क्यों कहती हो, बाबा ही कहा करो, उनकी भी तो कोई बेटी नहीं है, इसलिए उनको अच्छा लगेगा। मेरी बीवी ने कहा, क्या मैं उनको बाबा कहूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या तुम उनको बाबा नहीं कह सकती हो? तो बोली, ठीक है, कह दूंगी, मसला क्या है, लेकिन ज्यादा देर मेरे कमरे में नहीं रहो, जब उन्होंने मना किया है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए खाना लगाओ। और जब रात हुई तो मुझे मेरी बीवी के लड़ने की आवाजें आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये आवाज पता नहीं किसकी है। फिर मेरी आंख खुली तो वाजे आवाज आ रही थी और ये आवाज मेरी बीवी की थी। वो किसी से झगड़ रही थी, जैसे मेरा बाप मेरी माँ से झगड़ा करता था। मैं सोचने लगा कि इस टाइम मेरी बीवी किससे लड़ रही है। घर में तो मेरे सिवा सिर्फ बाबा ही हैं। बाबा से बदतमीजी तो नहीं कर रही, मगर जैसे ही मैं उसके कमरे की तरफ गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कमरे में थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद किचन से आई। मैंने कहा कि वहां पर क्या कर रही थी और किसके साथ खड़ी थी? कहने लगी, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं हुआ, और फिर कमरे में सो गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया, ये मुझसे नजर ही नहीं मिला रही थी। खैर, वक्त गुजरने लगा। अम्मी के जाने के बाद वैसे तो बाबा को बहुत दुखी रहना चाहिए था, लेकिन वो बहुत खुश रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी परेशान होने लगा कि बीवी मेरी है और मुझे इसके पास जाने की इजाजत तक नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं इस तरह की चीजों को समझ रहा था। और बाबा का यही कहना था कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। मैंने अपने बाप से कहा कि अगर मैं छोटा हूँ तो मेरी शादी क्यों करवाई थी? बाबा ने मुझे बड़ी बातें सुनाई और कहा कि आजकल के तो बच्चों को बच्चा समझना ही नहीं चाहिए, वक्त से पहले जवान हो जाते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि घर में कोई औरत आ जाए, और वो कितने अच्छे तरीके से घर को संभाल रही है, तुझसे तो सालन तक नहीं बनता, तो रोटियां तुमने कहाँ से बनानी थी? बाजार के खाने खा खा के हम दोनों के मैदे में अल्सर हो जाना था। तुझे तो मेरी समझ नहीं आती, अभी तू बच्चा है ना। मेरी बीवी तो मेरी बीवी थी, लेकिन उसमें बीवी वाली कोई हरकत नहीं थी। मुझे तो मेरे बाबा ने मना किया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम मियाँ बीवी थे। हम मिलकर कभी कोई बात कर सकते थे, छुप कर कहीं मिल तो सकते थे, वैसे भी हम एक दूसरे के निकाह में थे। इस तरह तो मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते में खूबसूरती आती है। चोरी चोरी मिलने का मजा भी कुछ और ही होता है, फिर वो भी आपकी अपनी बीवी से मिलना हो तो इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं होती है। मेरे दोस्त मुझ पर रश करते थे कि इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी बीवी मिल गई तुझे, और ये भी कहते थे कि वो तुझसे काफी बड़ी है, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, औरत भी तो बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करती है, तो फिर क्या हो जाता है। शादी मेरी हुई है, लेकिन खुशियां बाबा को चढ़ी थी। एक बार मेरी फुफ्फो ने मेरे बाबा को कह दिया कि बहू को पाकर बड़ा ही खुश हो गया है।
میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا سر جھکا کر شرما رہے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ اب جلدی سے کوئی پوتا پوتی آ جائے تو اس گھر میں رونق لگ جائے گی۔ بابا نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا، جبکہ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی۔ رات میں بھی جب میں آتا تو وہ میرے بابا کے کمرے میں ہوتی۔ میں پوچھتا تو کہتی صفائی کر رہی ہوں۔ بابا بھی بڑا خوش تھا۔ ایک دن تو مجھے شک ہی پڑ گیا۔ شادی میری ہوئی تھی اور خدمت بابا جی کروا رہے تھے، اپنی پسند کے کھانے بنواتے تھے۔ میری بیوی ان کے پاؤں بھی دبایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، تو کہنے لگی کہ میں تمہارے پاؤں کیوں دباؤں؟ تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاؤں دبا دو گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بابا نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے میرے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے؟ میں تو باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، تھوڑی دیر پاؤں دباؤ گی تو اس میں برا کیا تھا؟ اس میں تو ایسی کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤں دباؤ تو اس کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا، پھر آس پاس دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیوی ہو میری، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ اور اس کے بعد وہ کچھ لاجواب سی ہو گئی اور میرے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ لیکن ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہوئے اور میری بیوی نے میرے پاؤں چھوڑ دیے، ایک طرف کھڑی ہو گئی اور میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا اس کی جان نکال لیں گے۔ میں نے کہا کہ کھڑی کیوں ہو، تم بیٹھ جاؤ، تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن دیکھ بابا کی طرف رہی تھی جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لیں۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ اس کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ میری بیوی ہے، میں اسے پاؤں دبوا رہا ہوں تو کیا ہو گیا ہے؟ امی بھی تو آپ کے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ تو بابا نے کہا کہ مریم کی بات اور تھی اور اس سے تم اپنے پاؤں نہیں دبوا سکتے ہو، اچھا نہیں لگتا، بڑی ہے تم سے۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیوی اگر عمر میں بڑی ہو بھی تو شوہر تو رتبے میں اس سے بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور امی بھی تو آپ سے چھوٹی تھی، آپ امی سے بڑے تھے، تو پھر آپ نے کیوں امی پر شفقت نہیں کی؟ بابا نے کہا کہ زبان بہت چل رہی ہے، تجھے تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اب شادی شدہ ہوں، بچہ نہیں ہوں، آپ میرے اوپر میری بیوی کے سامنے اس طرح نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شادی کے لائق تو ہو جاؤ۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میری بابا سے لڑائی ہو گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی کیونکہ جب سے بابا سے لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے اس دن سے میرے سامنے بھی کوئی بات نہیں کی اور بابا کے لیے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی۔ اگلے روز بابا اور میری بیوی بازار گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ بابا نے مجھے بلایا اور کہا دیکھو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ بات سن کر میرا تو خون کھولنے لگا۔ میں تو بیوی کے قریب ہی نہیں گیا تھا تو باپ کیسے بن سکتا تھا؟ دل چاہ رہا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں، مگر غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میری بیوی بابا کے کمرے سے نکلی تو میں بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا گھر پر تو نہیں تھے لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ساری کہانی میرے سامنے واضح ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے کہ میرے باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ جو چیز مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بیوی صحن میں جھاڑو مار رہی تھی۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا۔ میں چچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کر ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کا نکاح نامہ تھا، جس میں دلہن کی جگہ میری بیوی سلمہ کا نام ہی لکھا تھا لیکن دلہے کی جگہ میرے بابا کا نام لکھا تھا۔ ان لوگوں نے نکاح کیا تھا اور میرا نکاح نقلی تھا۔ میری بیوی سلمہ نہیں تھی، وہ میرے بابا کی بیوی تھی۔ بابا نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ بابا امی کے جانے کے ایک دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں کی اور ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا۔ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ سلمہ ان کی بیوی تھی، میری بیوی نہیں تھی، تبھی تو مجھے اس کے کمرے میں جانے تک نہیں دیا۔ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی کیونکہ میرے بابا اسے کہیں اور سے نہیں لائے تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑا تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی اس طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور کہا کہ اب تم واپس نہیں جاؤ گے۔ میں بھی اپنے بابا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے چاچو کے ساتھ رہنے لگا۔
चाचू ने कहा कि तुम कोई बात नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। मैंने मैट्रिक पास कर लिया और मैट्रिक के बाद प्राइवेट एफए भी कर लिया। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। सलमा बाबा का सब कुछ लूट कर भाग गई और अब मेरे बाबा अकेले ही रहते हैं। सुना है अब वो बहुत बीमार रहते हैं, मगर मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं उनके पास नहीं जाता, ना ही उन्होंने मेरी कोई खबर ली। मेरे चाचू कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो भी मुझे पसंद करती है। बाबा अब लोगों को कहते फिरते हैं कि मेरा बेटा मनहूस था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर लोग सब कुछ जानते हैं, कौन गलत था और कौन ठीक। मगर मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे ताकि मैं कुछ बन जाऊं।